डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मसूरी में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण, मंत्री गणेश जोशी ने किया लोकार्पण, लोगों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऋषिकेश में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय बजट को लेकर 92 तारीखों के पूर्व बजट को बताया 2047 के विकसित भारत का मजबूत आधार। ऋषिकेश में वन भूमि प्रकरण में धरना स्थल पहुंचे हरीश राव, क्षेत्रीय लोगों से समस्या को लेकर की बातचीत की, धामी को समाधान के देंगे टिप्स। हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील, 3 महीने से लगातार चल रहा सफाई अभियान में तमाम संगठनों की भागीदारी। और रुड़की में यूजीसी कानून के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे महंत यति रामस्वरूप आनंद गिरी, पिछले 5 दिनों से यूजीसी को लेकर कर रहे हैं। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं बनबसा चंपावत का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। जब पूरे देश की बात होती है तो पूरे देश में हमारा स्थान भी देश के उन प्रमुख राज्यों में शामिल हो जाता है जहां पर हम बहुत सारे सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस पर मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ये केवल उत्सव मनाने का नहीं है, हमें नए संकल्प लेने हैं और नई दिशा तय करनी है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। जैसा अभी सुधांशु जी ने बताया कि 2047, 2050, और मेरा मानना है कि ये लक्ष्य तभी हमारा सिद्धि तक पहुंचेगा, ये संकल्प हमारा तभी पूरा होगा जब प्रत्येक उत्तराखंडवासी जो जिस क्षेत्र में भी काम करता है वो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे परिश्रम के साथ काम करेगा और राज्य के विकास में अपना बहुत सक्रिय भागीदारी निभाएगा और राज्य के महत्वपूर्ण जो नीतिगत निर्णय हैं उनमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। भाइयों बहनों, देश में स्वतंत्रता के पश्चात अब लगभग हम बिल्कुल 8 दशक होने को हैं, उसके थोड़ा पास में है और इन 8 दशकों में ऐसा शासन रहा कि उसमें नई कार्य संस्कृति नहीं आ पाई, नया कार्य व्यवहार नहीं आ पाया, एक वर्क कल्चर जो होना चाहिए था वो लागू नहीं हो पाया। और जो इस प्रकार के फैसले हैं जो जनता के लिए बनाए जाते हैं, जनता के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, वो जनता से संवाद और उनके सुझावों के आधार पर नहीं बल्कि वो बंद कमरों में लिए जाते हैं। इसलिए उसमें व्यवहारिकता की बहुत कमी होती थी और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद नई कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत मसूरी के बालोगंज क्षेत्र में स्थापित अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को इस स्वास्थ्य सुविधा के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। उन्होंने बताया कि यहां मरीजों को प्राथमिक उपचार के साथ साथ नई आवश्यक जांचें, दवाइयां और टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्यम परम धनम अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है के मंत्र को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये योजना शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगी और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर के पास उपलब्ध होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जो शहरी क्षेत्र में, रेलवे क्षेत्र में इस प्रकार के अस्पताल खोले जा रहे हैं। और आज मसूरी को हमें 2 मिले हैं, एक हुसैनगंज में और एक बालूगंज में। जो बालूगंज है उसका लोकार्पण मैंने आज यहाँ पर किया। 5 आदमी का स्टाफ यहाँ पर है
124 किस्म की दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और यहाँ पर आदमी को प्राथमिक केयर यहाँ पर मिल सकती है और उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो फिर उन्हें आज हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। तो मैं इसके लिए यहाँ की चेयरमैन को, यहाँ की पार्षद को, नगर पालिका के सभी सभासदों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि आज आदमी कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, उसका स्वास्थ्य नहीं है। आदमी का स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सराहनीय प्रयास हमारी सरकार ने किया है। तो उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का जितना भी आवरण किया जाए उतना करें। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की पीसी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ऋषिकेश में प्रेस वार्ता, केंद्रीय बजट की जमकर की सराहना, बजट वर्ष 2047 के विकसित भारत का मजबूत आधार, अलग अलग अवस्थापना मद से उत्तराखंड को मिलेगा लगभग 40,000 करोड़ का बजट, सेमीकंडक्टर 2.0 अभियान के राज्य में होंगे कई विकास काम, उत्तराखंड में बनेंगे 3 आयुर्वेदिक एम्स और 5 मेडिकल हब, साहसिक पर्यटन के नए रास्ते खोलने के लिए धरातल पर उतरेगी माउंटेन ट्रेल योजना, 10,000 गाइडों को दिया जाएगा नवीन प्रशिक्षण, सड़क राजमार्ग के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की योजना को ये प्रतिबंधित करता है। खास तौर पर मैं अगर आयुर्वेद के क्षेत्र की चर्चा करूं तो आयुर्वेद का एक हब उत्तराखंड है, वो भी उसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। बड़ी संख्या में आयुर्वेद के क्षेत्र में लोग जुड़ेंगे। हर जिले के अंदर महिला छात्रावास का बजट में प्रावधान किया गया है। अनेकों बहनें उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय में आते हैं, लेकिन गरीब परिवार की बहन को रहने में दिक्कतें अगर रहती हैं तो अब वो दिक्कत दूर होगी और उन बच्चियों को भी जिला छात्रावास में एक अवसर मिलेगा। काफी संख्या में बहनें उस छात्रावास में रहें, इसकी व्यवस्था क्योंकि भारत सरकार का बजट है तो वो किस रूप का बनेगा, किस भव्यता का बनेगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। इसके साथ साथ सड़कों के क्षेत्र में बजट में वृद्धि की गई है। उत्तराखंड के अंदर हम अगर ये कल्पना करें, आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि हर गांव तक सड़क मार्ग चला जाए, उसको इस बजट से बल मिलेगा। रेलवे कनेक्टिविटी के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। हम लोग रेलवे कनेक्टिविटी दृष्टिकोण से भी 82 तक तो जल्दी हो जाएगा, 82 से आगे भी हमारा प्रयास है यथा समय जो उसके लिए निर्धारित तिथि है तब तक रेलवे का कार्य पूर्ण हो जाए। वन भूमि प्रकरण को लेकर बापूग्राम में पिछले कई दिनों से धरना दे रहे क्षेत्रीय लोगों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने लोगों से वन भूमि प्रकरण को लेकर गहन बातचीत और विचार विमर्श किया। मौके पर बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति ने हरीश रावत को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया। हरीश रावत ने आश्वासन दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करेंगे। उन्हें तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए भी प्रेरित करेंगे। हरीश रावत का मानना है कि तथ्यों और सही जानकारी के आधार पर दस्तावेजों के साथ सुप्रीम कोर्ट को यदि जानकारी दी जाएगी तो कोर्ट वन भूमि प्रकरण में जनता के हित में साथ देगा। हरीश रावत ने बताया कि कोर्ट की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। इसके लिए सरकार को सबसे पहले पहल करने की जरूरत है। यदि उनके प्रयास के बाद भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत कर जनहित का साथ नहीं दिया तो कांग्रेस और बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट में अपने अनुसार पक्ष रखने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने दावा किया कि पूरे कांग्रेस इस जनहित के मुद्दे पर सरकार और जनता के साथ खड़ी है। कांग्रेस के चाहिए कि स्वयं पहल करे और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए, पूरे दस्तावेज लेकर के जाए, पूरी जानकारियों के साथ जाए। और मुझे पूरा भरोसा है यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य रखे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अस्तित्व को ये तो स्वीकारेगा। और क्योंकि कोई भी आप कानून के सामने जब तक तथ्य नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब तक पूरी बातें रखी नहीं जाएंगी तो ये रखने का काम पहला दायित्व तो सरकार का है और ये करेगी तो फिर उसके बाद
दूसरे माध्यम है, फिर हम लोग भी लगेंगे, हम लोग भी करेंगे और जो इनकी संघर्ष समिति है वो करेंगे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है, जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। माघ खिचड़ी कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल तक पहुंचा रहे, जहां पर माघ खिचड़ी कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे। शारदा घाट पर आयोजित पारंपरिक माघ खिचड़ी भोज कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम धामी। मुख्यमंत्री ने स्वयं श्रद्धालुओं को प्रसाद किया वितरित। स्थानीय नागरिकों के साथ बैठकर माघ खिचड़ी प्रसाद किया ग्रहण। प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति से जुड़ाव का दिया संदेश। टनकपुर में संस्कृति और समरसता का उत्सव। खड़ी होली की धुनों पर झूम उठा टनकपुर। कुमाऊं की प्राचीन लोक परंपरा खड़ी होली में भी उत्साहपूर्वक लिया भाग। स्थानीय महिलाओं के साथ थिरके सीएम धामी।
महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में घेरा बनाकर खड़े होकर गाय कुमाऊनी लोकगीत माघ मास श्रद्धा, सादगी, संयम और समरसता का प्रतीक कहना सीएम धामी का। खिचड़ी भोज जैसी परंपराएं समाज को बांधती है एक सूत्र में। खड़ी होली जैसी लोक विधाएं हमें अपनी जड़ों, संस्कृति और विरासत से जोड़ती। ऐसी परंपराएं सामाजिक एकता को करती सुदृढ़, नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक पहचान से कराती परिचित। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा तीर्थ नगरी हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील के बाद पिछले 3 महीनों से हरिद्वार में लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज इस क्रम में पूरे जनपद में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आह्वान पर एक दिन, एक घंटा, एक वर्ष के नारे के साथ वृहद सफाई अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत स्वयं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने की। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले 3 महीने से यहां सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ साथ इसको स्वच्छता के क्षेत्र में भारत का अग्रणी जिला बनाने के लिए यह सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम संगठनों की भागीदारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि यहां पर प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री भी आते हैं। हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाकर हम उसको एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। उन्होंने आने वाले पर्यटकों से भी अपील की है कि वे हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग दें और गंदगी ना फैलाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जनप्रतिनिधियों, महिला समूहों, व्यापारियों और सरकारी विभागों का सहयोग लिया जा रहा है और सभी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। पुलिस विभाग भी इसमें सक्रिय सहयोग करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी करें ताकि हरिद्वार को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम लोग हरिद्वार जनपद को पूरे राज्य का ही नहीं पूरे देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर जनपद में ला सकें, उसकी रैंकिंग ला सकें। इसी के क्रम में पिछले 3 महीने से हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में सफाई अभियान चला रहे हैं और केवल अभियान ही नहीं, अभी तो इसमें कई जागरूकता के कार्यक्रम और लोगों की जो ड्यूटीज हैं उनको उसके बारे में अवेयर कराना, कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा अपने कार्यालयों की साफ सफाई, एनएच के द्वारा रोड्स की साफ सफाई। और आज 7 फरवरी को पूरे जिले में हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 1 लाख लोग आज सफाई के लिए उतरे। तो अभी हम लोग उसी के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पंदीप चमकादड़ टापू के एरिया में यहाँ सफाई अभियान गायत्री परिवार की तरफ से चलाया जा रहा है। इसी तरीके से विभिन्न स्थलों पर, घाटों पर और कई मेला एरिया में और रुड़की, छपरेड़ा, मंगलौर, पूरे जिले में ही सब जगह सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें महिला समूह के साथ साथ व्यापार मंडल, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग किया। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी इसमें लीडरशिप लेकर आज सभी जगह अभियान चलाया है और शाम तक ये अभियान चलेगा। विभिन्न स्थलों पे लोग अपने सहूलियत के हिसाब से और अपने टाइम मिनिमम 1 से 2 घंटा आज दे रहे हैं। और अगर ये जैसा इसकी सफलता रहेगी, जैसा इसकी लर्निंग्स रहेंगी, इन अभियानों को आगे भी हम चलाएंगे। विजन यही है कि लोग 1 घंटा जरूर निकालें, अगर सप्ताह में 1 घंटा भी निकाल लें तो मुझे लगता है कि हम लोग का जो घर है, हमारा जो गलियां हैं, मोहल्ले हैं, सड़कें हैं, सब साफ सुथरी रहेंगी। हरिद्वार में क्योंकि एक इशू अलग भी रहता है क्योंकि यहाँ पे कई फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी रहती है, बाहर से भी तीर्थयात्री श्रद्धालु आते हैं। तो उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हरिद्वार जनपद में जो यहाँ का स्वच्छता का जो एक माहौल है उसको मेंटेन करने में हमें सहयोग प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे, उनके निर्देशों पे, उनके आदेशों पे हरिद्वार पुलिस, जिला प्रशासन के साथ, समस्त जनता के साथ, हमारे जितने एनजीओज हैं, हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, महिला समूह हैं और सभी लोगों को, व्यापार मंडल के, आप सभी लोगों के सहयोग से एक वृहद स्वच्छता अभियान आज 7 तारीख को चलाया गया है, जिसमें 1 घंटा, 7 दिन और पूरे साल इस तरीके से एक नारे के साथ हम लोग उतरे हैं। निश्चित तौर पर इसका जो एक प्रचार प्रसार है बहुत वृहद उसमें हुआ है और मैं सभी से अपील भी करूंगा आप लोगों के माध्यम से, हरिद्वार को स्वच्छ बनाने के लिए सभी लोग अपना जितना महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सकते हैं देना चाहिए। हरिद्वार पुलिस इस पूरे प्रक्रम में लगातार साथ जुड़ी है और
मैं सभी से आशा करता हूं कि ये एक बहुत ही सफल अभियान रहेगा। न सिर्फ अभियान रहेगा बल्कि लोगों की जीवन शैली में ये स्वच्छता के तौर पर लोग इसको अपनाएंगे और एक हरिद्वार को स्वच्छ बनाने में निरंतर चलाए जाने की आवश्यकता है। ये निश्चित तौर पर ये निरंतर चलाए जाने की प्रक्रिया में ही आना चाहिए। जैसा कि हम आगे महाकुंभ अपने कुंभ की ओर जा रहे हैं 2027 में, और उसके लिए निश्चित तौर पर हरिद्वार में स्वच्छता का होना और जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनको एक अच्छा अनुभव यहाँ होना चाहिए। तो वहीं ऋषिकेश के शिवाजी नगर में प्रीति की गोली मारकर हत्या का मामला एक और तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश के शिवाजी नगर में प्रीति की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में लापरवाही को लेकर विभागीय जांच शुरू। डीजीपी दीपक सेठ के निर्देश पर शिवाजी नगर में क्राइम स्पॉट पर पहुंची एसपी क्राइम विशाखा अशोक भदाणे क्राइम सीन को बारीकी से देखा और आसपास के लोगों से की पूछताछ। अधीनस्थ अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी। घटना के बाद पुलिस के मौके पर पहुंचने से के रिस्पांस टाइम को भी किया नोट। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का किया दावा। प्रीति के परिजनों से मुलाकात कर दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। पीड़ितों को दिया संदेश, निचले स्तर पर ना हो सुनवाई तो खटखटाएं मुख्यालय का दरवाजा। एसपी देहात जया बलूनी और सीओ पूर्णिमा गर्ग ने एसपी क्राइम को दी घटना की पूरी जानकारी। जो है यहाँ पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। इसमें एक महिला जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेते हुए हमारा पुलिस मुख्यालय डीजीपी महोदय काफी संवेदनशील है, क्योंकि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी में आता है। इसलिए मुख्यालय स्तर पे एक कमेटी जो है गठित की गई है, जो इसको चेक करेगी कि अगर इस घटना में कोई लापरवाही हुई है पुलिस के स्तर पे, वो थाना लेवल पे हो या चौकी लेवल पे हो या अन्य किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के लेवल पे अगर कोई लापरवाही हुई है तो इसका जो है सघन चेकिंग करेगी, और अगर कुछ लापरवाही पाई जाती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो वो की जाएगी। देखिए पुलिस की हमेशा ही प्रायोरिटी रहती है सुरक्षा जो है वो प्रदान करना, और महिला सुरक्षा जो है हमेशा ही प्रायोरिटी पे रहा है। तो हमें पुलिस मुख्यालय के माध्यम से आप सभी को अपील भी करना चाहूंगी कि किसी भी तरह का पैनिक करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कभी भी लगता है कि किसी भी तरह के आपको भय है या कोई खतरा है तो आप इमीडिएटली जो है पुलिस के पास आ सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर वहां पे भी आपको लगता है कि नहीं कार्रवाई हो रही तो मुख्यालय स्तर पे भी आप बता सकते हैं, उसमें हम जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इस घटना में पुलिस का रिस्पांस टाइम तो सही रहा है। जो आप दूसरी बात करें कि अगर 112 पे कॉल जो है वो नहीं लग पाती, इसके हम यूजीसी कानून के विरोध में दहियाकी शिव मंदिर के महंत यति रामस्वरूप आनंद गिरी का आमरण अनशन लगातार तेज होता जा रहा है। आज उनके आमरण अनशन का 5वां दिन है। प्रशासन द्वारा सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराए जाने के बावजूद महंत का अनशन अब भी जारी है। यूजीसी कानून के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे दहियाकी शिव मंदिर के महंत यति रामस्वरूप आनंद गिरी महाराज का संघर्ष और भी तीखा होता जा रहा है। पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज के शिष्य यति रामस्वरूप आनंद गिरी ने कहा कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटेगा। प्रशासन द्वारा जबरन उठाकर सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराए जाने पर महंत ने उत्पीड़न बताया। उनका कहना है कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, फिर भी उन्हें जबरन ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। महंत का आरोप है कि एक सन्यासी को उसके मंदिर, उसकी पूजा और साधना से वंचित किया जा रहा है, जो न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है बल्कि साधु संतों के सम्मान पर भी आघात है। महंत यति रामस्वरूप आनंद गिरी का आमरण अनशन लगातार जारी है और उनका संदेश साफ है कि यूजीसी काला कानून वापिस होगा तभी अनशन टूटेगा। उत्तरायणी कौथिक महोत्सव का तीसरा दिन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तरायणी कौथिक महोत्सव का तीसरा दिन स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार दिलाने की सेवा संकल्प फाउंडेशन की बड़ी पहल। कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अतिथि के रूप में की शिरकत। फाउंडेशन की संस्थापक गीता धामी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। देहरादून के परेड ग्राउंड में सेवा संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित हो रहा महोत्सव। फाउंडेशन की संस्थापक गीता धामी ने विभिन्न स्टॉलों का किया निरीक्षण। स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों से बातचीत कर किया उत्साहवर्धन। सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ कई प्रतियोगिताएं रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामाजिक सरोकारों और जन जागरूकता से जुड़े विषयों को किया प्रस्तुत। हस्तशिल्प, पारंपरिक परिधान और पहाड़ी ऑर्गेनिक उत्पादों को मिल रहा बड़ा मंच। 7वां 8वां लोक पर्व और नंदा देवी राज्यात यात्रा पर आधारित पारंपरिक लोक नृत्यों ने
दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को किया सम्मानित। लोक संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का सशक्त माध्यम बना कौतिक, ये कहना है गीता धामी का। कौतिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार। ऋषिकेश नगर निगम के महापौर शंभू पासवान ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर नगर क्षेत्र के लिए हुए विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इस संबंध में महापौर ने अपने कार्यकाल में मीडिया से खास बातचीत कार्यालय में की है। उन्होंने बताया कि नगर निगम का मुख्य कार्य शहर को स्वच्छ बनाना। इसी कड़ी में स्वच्छ ऋषिकेश के संकल्प के साथ प्रतिदिन डोर टू डोर कूड़ा एकत्र प्रणाली को 100% प्रभावी बनाया गया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वच्छता के विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। कूड़ा एकत्रित करने के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाकर 52 की गई है, जिसकी वजह से यूजर चार्ज 10 लाख से बढ़कर 14 लाख पहुंच चुका है। शहर के मुख्य मार्ग और आंतरिक गलियों में आधुनिक एलईडी लाइट लगाई गई है। जर्जर सड़कों को ठीक किया गया है। नाले निर्माण पर रिकॉर्ड कार्य हुए हैं। नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल करते हुए ऑनलाइन टैक्स की शुरुआत की जा रही है। नगर क्षेत्र में पार्कों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण पर विशेष फोकस है। 1.91 करोड़ की लागत से चंद्रेश्वर नगर में रजत जयंती पार्क और 25 लाख की लागत से आवास विकास केशव पार्क में बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। 17.77 करोड़ रुपए से नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत हॉट में सड़कों का सुधारीकरण किया जा गया है। लाल पानी में कचरा निस्तारण प्लांट का काम जोर शोर से चल रहा है। शहर के मार्गों पर 10 स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन एवं स्मार्ट बस सेंटर पीपीपी मोड पर लगाए जा रहे हैं, जिससे यहां पर एक और निगम की राजस्व बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरी ओर शहर में आने वाले यात्रियों को भी स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।